ओके, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है। जनरली अगर मैं सिंपल एक लाइन में आपको मतलब समझाऊं इसका, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब है कि हमें अपनी इकोनॉमी में चेंजेस लाने हैं। मतलब कि जो पॉलिसीज, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज हम अपनी इकोनॉमी में पहले करते थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले थे, उन्हें अभी हमें यहाँ पर चेंज करने हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1991 में जाकर इंडिया की जो है हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो जो है अब सरवाइव करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। ठीक है, तो इसीलिए 1991 में जाकर इंडिया ने कुछ मेजर चेंजेस किए अपनी इकोनॉमी में। ठीक है, उन्हीं चेंजेस को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि लाए गए थे इंडियन इकोनॉमी में। क्लियर है आपको। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए थे, क्या रीजन थे, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए गए थे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले इंडिया की पॉलिसीज वगैरह क्या थी। ठीक है, इंडिया की जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर क्या था, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की इतनी बुरी हालत यहाँ पर हुई कि हमें इकोनॉमी में यहाँ पर चेंजेस लाने पड़े। तो यहाँ पर देखो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊँ आपको हमारे 1991 से पहले, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देखो यहाँ पर क्या है, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। ठीक है, क्या थी यहाँ पर, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट इकोनॉमी थी, वो इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ना तो वो अपने यहाँ पर ट्रेडर्स को ज्यादा वहां पर पार्टिसिपेट करने देती थी, ना ही उधर से कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करने देती थी। मतलब कि खुद ही अपने में यहाँ पर बंद रखती थी इकोनॉमी, ताकि कोई बाहर वाला आके फिर से यहाँ पर डोमिनेट ना करने लग जाए हमारी इंडियन इकोनॉमी को। ठीक है, तो बाहर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट को लेने से मना करती थी इंडियन इकोनॉमी। कोई भी जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे हमारे लोग यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से कोई सामान, तो उस पर भी कई तरह के जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, ताकि ये जो बाहर से ट्रेड हो रहा है ना, उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। दूसरा यहाँ पर देखो, ज्यादा फोकस किया जाता था हमारा यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में। ठीक है, मतलब कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसका ये मानना था कि अगर हमें इंडिया में ग्रोथ करनी है, इकोनॉमी में ग्रोथ करनी है, तो हमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बढ़ाना है, उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, तो ये हमारा था यहाँ पर, और इसी की वजह से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो ग्रोथ नहीं कर पाया इंडियन इकोनॉमी में। 1991 से पहले आप देखोगे कि ज्यादा जो बोलबाला था वो हमारा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था। प्राइवेट सेक्टर इतनी ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इस पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जैसे कि लाइसेंस वगैरह लेना। ठीक है, यहाँ पर जो उसकी जो प्रोडक्शन करते थे, जब भी वो ब्रांच वगैरह नहीं खोलते थे, तब भी काफी सारा यहाँ पर जो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई होती थी। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे ज्यादा यहाँ पर फोकस किया जाता था। क्लियर है। तीसरा हमारे यहाँ पर देखो, जो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इन्हीं इन्हीं की वजह से जो है हमारा इकोनॉमी 1991 में जाके इतनी खराब हुई। क्यों, देखो यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमी को मैनेज कर रहे थे, जो लीडर्स थे हमारे, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया, जिसकी वजह से 1991 में जाके इतनी बुरी हालत हो गई कि उसको अब इंडिया को सर्वाइव करना ही यहाँ पर मुश्किल हो गया था। बहुत ज्यादा क्राइसिस यहाँ पर आ गया था। क्लियर आपको। तो यहां पर आपको सिचुएशन क्लियर हो गई होगी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आने से पहले इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, और इसे हमें यहां पर चेंज करना था। ठीक है, आई होप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको पोजीशन क्लियर है यहां पर, ताकि हम रीजन समझ पाए कि क्राइसिस क्यों आया था, क्यों यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म यहां पर हमें ले आने पड़े। ये जो वीडियोस होती है उनको प्राइवेट कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आपको जो है हमारा कोर्स जो है वो परचेज करना पड़ेगा, लर्निंग IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन पे। क्लियर आपको। अब उसके बाद देखो यहाँ पर रीजंस देखते हैं कि 1990 में ऐसा क्या हुआ कि हमें जो है 1991 में जाकर जो है यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है ले आने पड़े। क्लियर है। तो पहला जो रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पर क्या है, हायर फिस्कल डेफिसिट। अब ये जो हम रीजन पढ़ेंगे, इन रीजंस की वजह से ही इंडिया की जो पोजीशन थी वो काफी यहाँ पर जो है खराब हो गई थी। सबसे पहले यहाँ पर हायर फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, जो कभी भी हमारी इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट होती है, उसको देखो उसकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ करने के लिए उसे काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, और वो पैसा उसके पास कहाँ से आता है, टैक्स लगा के गवर्नमेंट कमाती है, या फिर जो उसने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स चलाई हुई है, ठीक है, उनसे कुछ पैसा आ जाता है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जब भी हमारी जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है रेवेन्यू से, मतलब कि जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आ रहा है उससे ज्यादा
ज्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है, कंट्री में खर्च कर रही है कंट्री की ग्रोथ के लिए, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, जिसे फिस्कल डेफिसिट। तो यहाँ पर देखो 1990 में जाके जो हमारा यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट था वो काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी उसे काफी लोन लेने पड़े। ठीक है, लोन की वजह से उनके ऊपर और ज्यादा यहाँ पर जो है दबाव पड़ गया। ठीक है, ये एक मेन रीजन था हमारा यहाँ पर 1991 रिफॉर्म ले आने का। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट हमारा कैसे इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर देखो 1980s में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता था वो 5.1% होता था टोटल जीडीपी का, पर यहाँ पर देखो 1990 में जाकर ये जो हमारा डेफिसिट है वो इंक्रीज होकर कितना होगा, 8.5%। ठीक है, तो ये हमारे इन सालों में जो है कम से कम देखो आप 3.2% तक का हमारा जो है ज्यादा इंक्रीज हुआ था, फिस्कल डेफिसिट हमारा यहाँ पर जो है इंक्रीज हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन। अब ये एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन क्या है, सबसे पहले हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर क्या होता है। ठीक है, तो जनरली देखो हम जो हमारी कंट्री होती है वो उसे इंपोर्ट भी करना पड़ता है, बाहरले देशों से जो है कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि हमारे देश में नहीं बन पा रहे होते हैं, पर हमें उसकी जरूरत होती है, जिसके लिए हमें वो बाहरले देशों से जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। क्लियर है। ठीक है, ऐसे ही हम भी यहाँ पर जो हमारे पास जो हम सामान बनाते हैं, ठीक है, वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि कंट्री के नीड्स पूरा करने के बाद भी कुछ सामान यहाँ पर बच जाता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। फॉरेन करेंसी का मतलब जो मैं यूएसए में मैंने अगर सामान भेजा तो वहां से उनकी करेंसी डॉलर में हमारे पास आ गई। ठीक है, ऐसे ही जब हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ती है, उसके लिए हम जो है फॉरेन करेंसी जो है भेजते हैं, मतलब कि पे करते हैं। क्लियर है आपको। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये जो हमारा बैलेंस हो रहा है ना, फॉरेन एक्सचेंज के बीच में आ रहा है जा रहा है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब एडवर्स सिचुएशन क्या है, तो 1990 में जाकर हमारा जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो काफी ज्यादा जो है डिक्रीज हुआ, यानी कि हमारे जो इंपोर्ट थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर जो है ज्यादा फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ती थी एज कंपैरिजन टू जो फॉरेन करेंसी हमारे पास आती थी, क्योंकि उस समय जो हमारे एक्सपोर्ट थे वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कम थे। क्लियर है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ा। अब इस इफेक्ट पड़ने से क्या हुआ कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व्स है बहुत ज्यादा यहाँ पर कम हो गए। ठीक है, आप लोगों को पता है कि कोई भी कंट्री हो उसको फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स है वो मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। ठीक है, कंट्री के ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, पर क्योंकि हमारे इंपोर्ट बढ़ते जा रहे थे, एक्सपोर्ट कम था, तो फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व थे वो हमारे पास काफी ज्यादा कम थे। और यहाँ पर बता दूं आपको 1990 में जाकर इतनी बुरी हालत थी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कि हम सिर्फ उस पैसे से जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े थे ना, उससे सिर्फ 2 हफ्तों का सामान ही यहाँ पर इंपोर्ट करवा पाते थे। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है कि इतनी बुरी हालत थी फॉरेन एक्सचेंज में। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से भी हमारा जो है यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो ले आए गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1980 से लेकर, ठीक है, 1980 से लेकर जो हमारा यहाँ पर पहले बैलेंस डिफरेंस था वो कितना था, 1.35%, पर यहाँ पर हमारा 1991 में जाकर ये कितना हो जाएगा, हमारा यहाँ हो गया यहाँ पर 3.69%। तो कितना ज्यादा यहाँ पर जो है बढ़ गया, ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है हमारा ये जो सिचुएशन थी वो डबल होगी। क्लियर है आपको। जो एडवर्स सिचुएशन थी वो यहाँ पर डबल हो गई। क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो महंगाई भी काफी ज्यादा जो है वहां पर बढ़ गई थी, चीजों के जो दाम है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए थे। ठीक है, इसको भी, ये भी एक मेन रीजन था जिसकी वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें लाने पड़े, हमें जो है अपनी इकोनॉमी के दरवाजे बाहर ट्रेड के लिए यहाँ पर खोलने पड़े। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1980 में जो इन्फ्लेशन था 6.4% का, मतलब इस रेट से बढ़ रहा था, वो यहाँ पर 1990 में जाकर कितना हो गया हमारा 11.3%। क्लियर है आपको। तो इस तेजी से जो है हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफी मुश्किलों में जो है पड़ गई थी, क्राइसिस में पड़ गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्ल्ड बैंक को मीनिंग बता दूं और आईएमएफ को। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, जो डेवलप कर रही हैं या फिर जो गरीब देश होते हैं, उनकी सहायता करती है। मतलब कि उनको जब भी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो ये जो है अपना हाथ बढ़ाते हैं उनकी तरफ और उनको लोन वगैरह देते हैं। ठीक है, तो जब इंडियन इकोनॉमी को इतना क्राइसिस आ गया था तो उनके पास भी यही एक रास्ता था कि वो जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो है यहाँ पर लोन ले। ठीक है, तो पर यहाँ पर देखो इंडिया की खुद की हालत इतनी ज्यादा खराब है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे थोड़ी लोन देगी, पहले वो देखेंगे कि ये जो पैसा हम दे रहे हैं ये सेफ रहेगा कि नहीं। क्लियर है। तो इसके लिए देखो जो वर्ल्ड बैंक था, जो आईएमएफ था, इन्होंने एक कंडीशन रखी। पहले क्या था, हमारी इकोनॉमी क्या थी, क्लोज थी।
ठीक है, ज्यादा पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया जा रहा था। तो इन्होंने देखा, इन्होंने इंडिया की कंडीशन समझी कि इनकी इतनी बुरी हालत इन्हीं रीजन की वजह से तो हुई है जो अभी ये चल रहा है, ठीक है, तो इन्हें चेंज करने की जरूरत है। तो इन्होंने कहा कि हम आपको लोन देंगे, आप जितना कहोगे उतना हम आपको लोन देंगे, ठीक है, पर एक कंडीशन है कि आपको जो है ग्लोबलाइजेशन लानी पड़ेगी, यानी कि आपको बाहर अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को बाहर के देशों के लिए खोलना पड़ेगा, वहां से भी आपको जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी आपकी ग्रोथ हो सकती है। और आपको प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी यहाँ पर मौके देने पड़ेंगे, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी कंट्री के ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना पब्लिक सेक्टर होता है। तो इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि इंडिया को तो देखो लोन तो चाहिए था किसी भी कीमत को, अगर लोन नहीं होता तो इंडिया नहीं रहता, ठीक है, तो लोन तो चाहिए था, इसीलिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो है ये डिमांड भी मान ली, और उन्होंने जो है फाइनली इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है यहाँ पर ले आ दी। क्लियर है आपको? तो ये कुछ हमारे यहाँ पर रीजन थे जिनकी वजह से जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को ले आए गए थे। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फाइनली हम इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब समझेंगे कि इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है। ओवरऑल तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि हमें अपने इकोनॉमी में जो है थोड़े चेंजेस ले आने, उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस ले आने। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर, फटाफट से बता दीजिए। अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर मीनिंग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय गवर्नमेंट स्पेसिफाई अ डिक्लाइनिंग रोल ऑफ द स्टेट एंड एक्सपेंडिंग वन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो सिंपल मीनिंग क्या है इसमें, इस एक ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि हमें जो है, जो हमारी गवर्नमेंट का रोल है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट का रोल है उसे यहाँ पर कम करना है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है। और क्या था हमारा यहाँ पर कि हमें अपनी इकोनॉमी को जो है ग्लोबली ओपन करना होगा। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देख लेते हैं कि इसमें कब आया था, किस डेट को आया था यहाँ पर, ठीक है, और किसकी गवर्नमेंट में यहाँ पर आया था, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। सबसे पहले देखो, इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे वो यहाँ पर 1991 में जो है इंट्रोड्यूस किए गए थे। यहाँ पर एक डेट भी, यहाँ पर मंथ भी ऐड कर देते हैं, जुलाई 1991, ठीक है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बनना ही बनना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? जुलाई 1991 को। किस लिए ले आए गए थे? ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर जल्दी से ग्रोथ करे ना, और इस क्राइसिस से हम यहाँ पर निकल पाए, ठीक है। उसके बाद इट वाज इनिशिएटेड बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट फॉर द सेक ऑफ बिल्डिंग पीपल्स ट्रस्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि उस समय कौन सी हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पर देखो, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, पीवी नरसिम्हा राव हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय जब इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है ले आया गया था। तो ये बेसिक से पॉइंट है, फिर भी इनके ऊपर एमसीक्यू बनता ही है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमें यहाँ पर ले आने थे, तो एक एक करके हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, एंटर इनटू द फील्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड मेक द इकोनॉमी मोर मार्केट ओरिएंटेड। तो हमें क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को जो है ग्लोबलाइजेशन की ओर लेके जाना है, हमें अपने इकोनॉमी को ओपन करना है और मार्केट ओरिएंटेड बनना है। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब कि बाहर वाले देशों को भी हमें जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और अपने प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एनकरेज करना है, ताकि हमारी मार्केट की यहाँ पर ग्रोथ हो। उसके बाद देखो, इन्फ्लेशन को कम करना है, ठीक है, और जो हमारा इम्बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है एक्सपोर्ट से, उसे भी यहाँ पर कम करना है। वो कैसे कम होगा? ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट करके और इंपोर्ट को यहाँ पर कम करके। क्लियर है? उसके बाद देखो, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गया, ठीक है, 2 हफ्तों के लिए बच गया था, ऐसी हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर फॉरेन रिजर्व्स को जो है बचा के रखना है। सिंपल सी बात है, जिन रीजन की वजह इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था उन्हीं को ठीक करना है हम, ठीक है, सिंपल सी यहाँ पर बात है। स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कन्वर्ट द इकोनॉमी इनटू मार्केट इकोनॉमी बाय द रिमूवल ऑफ अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो जितने भी अनवांटेड रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने ना ट्रेड पे काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती है, जैसे कि लाइसेंस लेना है, ठीक है, अगर आपको
इंक्रीज करनी है कैपेसिटी तब भी कुछ लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। तो ये जो अनवांटेड रिस्ट्रिक्शंस है जिनके बिना भी काम चल सकता है वो हटाने पड़ेंगे, ठीक है, वो हटाना था यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जो कि आगे हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन में क्या यही चीज कही गई थी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पर कम करना है, ठीक है। उसके बाद देखो अलाउ द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स कैपिटल सर्विसेज, मतलब हमें जो है इंटरनेशनल मार्केट को अलाउ करना है कि वो जो है हमारी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, ठीक है, यहाँ पर हमारे कंट्री में गुड्स जो है बना के बेचे, वो सभी कुछ यहाँ पर जो है अलाउ कर देना है। और साथ के साथ जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं उन्हें भी पार्टिसिपेट कराना है हमारी इकोनॉमी में। क्लियर है? तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। उसके बाद देखो ब्रांचेस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, ठीक है। अब ये जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी थी? बेसिकली ब्रांचेस का मतलब है कि पूरा जो हमारा यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनको हमने किन पार्ट्स में जो है डिवाइड किया था, किन चीजों पे जो है ज्यादा फोकस किया गया था। तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को हम जो है यहाँ पर थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है देखो लिबरलाइजेशन, दूसरा है प्राइवेटाइजेशन और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी में ये तीन चीजें ही यहाँ पर की गई थी। क्लियर है आपको? ब्रांचेस का मीनिंग क्लियर है कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर यहाँ पर की गई थी, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो इसी के ऊपर भी एमसीक्यू बन सकता है कि ब्रांचेस कौन सी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी की। क्लियर है? तो एक एक करके हम यहाँ पर इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, ठीक है। अब ये लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, तो सिंपली देखो एक लाइन में मीनिंग समझाऊंगा आपको। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट को लिबरल होना है और उसने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस बनाई हुई हैं ट्रेड पे और भी कंट्री में जो भी रिस्ट्रिक्शन है उनको यहाँ पर कम करना, रूल्स एंड रेगुलेशन को कम करना, ताकि जो ट्रेड है उनको बढ़ावा मिल सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो था लाइसेंस लेना बहुत जरूरी था। जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें लाइसेंस लेना बहुत जरूरी था, और लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं था। नाम सुनने में लग रहा है कि लाइसेंस ले लेना, लाइसेंस लेने में भी बहुत सारी यहाँ पर फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कई सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, जैसे कि उन्हें इंपोर्ट नहीं करना है। अगर इंपोर्ट करना भी होता था तो एक क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती थी कि उससे ज्यादा आप इंपोर्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। तो आप ये सोच के देखो कि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन में कोई भी काम कैसे कर पाएगा। तो यही एक रीजन था जिसकी वजह से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था वो इकोनॉमी में ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा था। इनके ऊपर टैक्सेस भी बहुत ज्यादा यहाँ पर लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो इंडिया था वो पब्लिक सेक्टर को ही जो है यहाँ पर एनकरेज कर रहा था। क्लियर है? उसी को फंडिंग वगैरह प्रोवाइड कर रहा था। तो लिबरलाइजेशन में जो मेन चीज की गई वो यही थी कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि हटाने मतलब हटने चाहिए, मतलब कि अगर वो हटा भी दे तो उनसे हमारी कंट्री की यहाँ पर किसी भी तरह की जो है लॉस नहीं होगा, कंट्री को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा, वो सारी चीजें जो है हमें हटा देनी चाहिए। पर लिबरलाइजेशन का मतलब ये भी नहीं है कि सभी रूल्स एंड रेगुलेशन हटा दें। अगर सभी रूल्स एंड रेगुलेशन हटा गए फिर तो कंट्री खत्म हो जाएगी, है ना, सब अपनी मर्जी करेंगे। तो ऐसा भी नहीं है, कुछ एरियाज को छोड़ के जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, उनको छोड़कर बाकी एरियाज पे जो है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है यहाँ पर कम करना है, रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर कम करना है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर देखो लिबरलाइजेशन मींस रिमूविंग ऑल अननेसेसरी कंट्रोल। अननेसेसरी का मतलब जो जिसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लाइक परमिट्स, लाइसेंस, कोर्ट्स, ठीक है। ये जो हमारा परमिशन लेने पड़े, ठीक है, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ा, कोर्ट्स वगैरह लेने पे, ये कुछ अननेसेसरी कंट्रोल होता है, ठीक है। जैसे अगर आपको इंपोर्ट करना है तो उस पर क्या ये थोड़ी फिक्स करना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी है आप इंपोर्ट करा सकते हो। जितनी पर्सन को जरूरत है अपने बिजनेस के लिए उतना वो करा सकता है, उसकी मर्जी है ना। तो ये कोटेशन वगैरह को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब लिबरलाइजेशन में क्या क्या चीजें की गई थी वो हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो ऑल कमर्शियल बैंक्स वर नाउ फ्री टू फिक्स देयर इंटरेस्ट रेट। तो लिबरलाइजेशन के अंदर क्या किया कि अब जो है कमर्शियल बैंक को अलाउ कर दिया गया कि आप जो है अपना इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड कर सकते हो। इससे पहले क्या होता था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करता था कि बैंक कितने इंटरेस्ट रेट पे जो है लैंडिंग करेगा, कितने इंटरेस्ट रेट पे कितना इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिटर को पे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको अपने ये काम तो उनका है, ठीक है। उन्हें देखना है कि उन्हें कितना इंटरेस्ट रेट सही लगेगा, ठीक है, जिससे उनकी बिजनेस की यहाँ पर ग्रोथ होगी। तो सबसे पहला काम क्या था, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली दिया गया था कि बैंक खुद ही यहाँ पर डिसाइड करेंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही फ्री, कुछ यहाँ पर होता था कंट्रोल हमारा आरबीआई का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्रीज वर गिवन द फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स आप लोगों को पता है जो जिनमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में की जाती है, ठीक है, जैसे मशीनरी वगैरह हो गई, ठीक है, वो क्या होती है हमारी कैपिटल गुड्स होती है। तो कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे पहले रिस्ट्रिक्शन थी, उनको हटाया गया। अब जितना मर्जी यहाँ पर कैपिटल गुड्स जो है वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर फ्रीडम दी गई एक्सपैंड और डिवर्सिफाई देयर प्रोडक्शन कैपेसिटीज बेस्ड ऑन मार्केट रिक्वायरमेंट्स,
ठीक है। तो यहाँ पर कंपनीज को, ठीक है, ये जो कंपनीज हमारा काम कर रही थी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो काम कर रही थी, उनको यहाँ पर फ्रीडम दी गई कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को जो है इंक्रीज कर सकते हो। पहले देखो इस पे भी रिस्ट्रिक्शन होती थी कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल ही अननेसेसरी है। जितनी हमारे में कैपेसिटी है हमें करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, हमारी यहाँ पर ग्रोथ हो। तो ये भी एक अननेसेसरी यहाँ पर जो है कंट्रोल था। उसके बाद नेक्स्ट देखो, लाइसेंसिंग वाज रिमूव्ड इन प्राइवेट सेक्टर एंड ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज वार रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइसेंस लेने की जो यहाँ पर पहले रिक्वायरमेंट थी कि आपको कोई भी बिजनेस करना है तो आपको पहले लाइसेंस चाहिए, तो वो चीज को हटा दिया गया, क्योंकि लाइसेंस लेने में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती थी, तो उस चीज को हटा दिया गया। पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लाइसेंस खत्म कर दिया गया। कुछ इंडस्ट्रीज जो कि थोड़ी सेंसिटिव होती है उसमें लाइसेंस रखा गया और बाकी को जो है रिमूव कर दिया गया। अब वो कौन कौन सी है, सबसे पहले देखो लिकर, अगर कोई शराब का बिजनेस करना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना पड़ता है। सिगरेट का, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स का, ठीक है, बारूद वगैरह का काम करता है। डिफेंस इक्विपमेंट है, ठीक है, वो जो है डिफेंस, जो हमारा डिफेंस मिलिट्री वगैरह उसके लिए कोई इक्विपमेंट्स वगैरह बना रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है लाइसेंस लेना जरूरी है। और अदरवाइज बाकी में यहाँ पर जो है छोड़ दिया। पहले तो देखो क्या होता था कि लाइसेंस जब बिजनेस स्टार्ट करें तब तो लेना पड़ता है, जब ब्रांच भी कोई नई स्टैब्लिश करते हैं ना तब भी लाइसेंस लेना पड़ता था। पर अब लिबरलाइजेशन की वजह से अब ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी गई है। तो यहां तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि लिबरलाइजेशन आखिर में होता क्या है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन। अब ये प्राइवेटाइजेशन क्या है, नाम से आपको पता लग रहा है कि प्राइवेट का, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या था कि जो हमारे यहाँ पर पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स थी, जो पहले सरकार के अंडर काम करती थी, उन्हें अब प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, उनको जो है प्राइवेट सेक्टर में बना देना। एक तो ये चीज है। दूसरा क्या चीज है कि अब जो है प्राइवेट सेक्टर को वो सारे एरियाज में भी अलाउ कर दिया गया कि आप बिजनेस कर सकते हो जहां पहले रिस्ट्रिक्शन थी, क्लियर है। तो पहले देखो जो प्राइवेट सेक्टर था वो क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था। एक तो क्या था कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती, मतलब कि ज्यादा पैसा वो क्या करते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो है इन्वेस्ट करते थे, उन्हीं को इनकरेज करते थे, ठीक है। दूसरा क्या होता था कि प्राइवेट सेक्टर को रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, मतलब कि ज्यादातर जो एरियाज होते थे जहां पर बिजनेस किया जा सकता था वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए रिजर्व रखे गए थे, वहां पर प्राइवेट सेक्टर जो है काम नहीं कर सकता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर था बहुत ही ज्यादा कम थे। तो प्राइवेटाइजेशन में यही किया गया। सबसे पहले देखो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पहले से थे उनको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग में कन्वर्ट करा गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया गया कि ऐसे जो पहले रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, उनको अब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। अब वो भी जो है इसमें बिजनेस कर सकते हैं। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन। तो यहाँ पर देखो, प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बिजनेस फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक को प्राइवेट सेक्टर में हमें जो है यहाँ पर कन्वर्ट कर देना है, क्लियर है। इट मींस प्रोवाइडिंग द प्राइवेट सेक्टर मोर अपॉर्चुनिटी टू ओवरसी वेरियस सर्विसेज, ठीक है। इससे प्राइवेटाइजेशन की हेल्प से अब जो है हम प्राइवेट सेक्टर को और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं कि वो जो है यहाँ पर और अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ कर पाए, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो अब प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें की गई थी वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो, अंडर दिस मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर। सबसे पहले जो हमारे प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग से जो पहले गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी उन्हें प्राइवेट प्लेयर्स को जो है सोल्ड कर दिया गया, उनको बेच दिया गया। उसके बाद देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शेयर्स वर सोल्ड टू प्राइवेट प्लेयर्स। अगर यहां पर बात हुई कि पूरी तरीके से ही, मतलब कि पूरी की पूरी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग थी वो प्राइवेट प्लेयर के पास चली गई। दूसरा क्या तरीका था गवर्नमेंट ने अपनाया था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे उसके कुछ शेयर जो है प्राइवेट शेयर्स को बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को जो है बेच दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लो 100% शेयर्स होता है ना किसी भी कंपनी के, तो गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, एक केस में क्या किया, ये पूरे के पूरे 100% शेयर्स ही प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिए, यानी कि पूरी की पूरी अंडरटेकिंग बेसिक। दूसरा देखो क्या किया यहाँ पर कि इसमें से क्या किया, गवर्नमेंट ने जो है 51%, ठीक है, 51% शेयर जो है वो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया और 49% जो शेयर है वो यहाँ पर अपने पास रख ले, ताकि थोड़ा सा उनका कंट्रोल बना रहे बिजनेस पे। तो इस तरीके से भी प्राइवेटाइजेशन जो है यहाँ पर की गई है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कोई कंपनी में 51% शेयर जो है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में हो तो उसे हम प्राइवेट अंडरटेकिंग ही कहते हैं, क्लियर आपको। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस्ड टू 3। पहले बहुत सारे एरियाज रिजर्व थे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए, उसको कम करके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 कर दिया गया। मतलब कि अब ये 3 सेक्टर हैं जिसमें प्राइवेट सेक्टर अभी भी जो है बिजनेस नहीं कर सकता, उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बिजनेस कर सकता है। कौन कौन से हैं, एटॉमिक मिनरल्स है, रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, और हमारा एटॉमिक एनर्जी। आपको पता है इंपॉर्टेंट हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो इनके ऊपर अभी भी पब्लिक सेक्टर का ही यहाँ पर कंट्रोल है,
क्लियर है आपको? तो ये हमारा मीनिंग था यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि आपको प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर बता दीजिए क्या आपको प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग क्लियर है, ताकि हम नेक्स्ट अब ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ सकें। फटाफट से बताते रहिए करिए, बताते रहा करिए ताकि मुझे भी पता लगता रहे। फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का क्लियर है आपको प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग? ओके तो नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझाया था। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना है, यानी कि हमें यहाँ से तो गुड्स बेचनी है बाहर जाके। ठीक है, बाहर लोग जो हमारी कंट्रीज है उनके साथ डीलिंग करनी है। ठीक है, और साथ के साथ बाहर वाले लोगों को भी हमारी कंट्री में जो है इन्वेस्टमेंट करने से नहीं रोकना है। वो हमारी कंट्री ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे ताकि जो हमारे बाहर वाले देश के लोग हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से अब क्या हुआ, देखो ग्लोबलाइजेशन आजकल लगभग हर देश ने जो है कर दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि आज हम इंडिया में बैठे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को दुनिया के किसी भी देश में जो है दे सकते हैं। किस लिए? क्योंकि किस वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। इससे क्या हुआ कि हमारे जो बॉर्डर्स थे वो यहाँ पर खत्म हो गए। मतलब ट्रेड करने के जो बॉर्डर्स बने हुए थे ना, बिजनेस करने के बॉर्डर बने थे कि इंडिया का सामान है इंडिया में रहेगा, वो जो है खत्म हो गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो आराम से हम यहाँ बैठे बैठे अपने गुड्स और सर्विसेज को बेच सकते हैं। और बाहर के जो पर्सन है, जो बाहर की कंट्रीज है, वो भी जो है यहाँ पर इंडिया में सामान बेच सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब क्या है कि सारे देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जिनकी वजह से हमारा जो ट्रेड है, जो वर्ल्ड ट्रेड है, वो जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड की बात करें उनमें काफी ज्यादा यहाँ पर जो है ग्रोथ देखी गई है। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो यहां पर हम देख लेते हैं, फटाफट से मीनिंग देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रेफर्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसे जुड़ना है। इंटीग्रेट का मतलब जुड़ना है किसके साथ? वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ। ठीक है, ताकि जो इंडिया है वो भी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ ग्रोथ यहां पर कर पाए। क्लियर है? ग्लोबलाइजेशन में देखो क्या होता है कि हम जो है अपने आइडियाज को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, गुड्स और सर्विसेज को स्प्रेड करते हैं, यानी कि भेजते हैं पूरे वर्ल्ड में। क्लियर है आपको? अब देखो ग्लोबलाइजेशन के अंडर कौन कौन सी चीजें की गई थी, कैसे ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला था, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले टैरिफ्स वर रिड्यूस्ड। ठीक है, टैरिफ से देखो क्या होता है, रुकावटें। मतलब कि पहले क्या थे, गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो हमारे इंपोर्ट वगैरह होते थे, ठीक है, मतलब कि बाहर से जो कोई सामान मंगवाते थे तो उस पर काफी ज्यादा ना टैक्सेस वगैरह लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ना जब कोई यहाँ से इंपोर्ट करता था तो उसको वो चीज बहुत महंगी पड़ती थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट सोचती थी कि यहाँ पर इतनी महंगी पड़ेगी तो कम से कम यहाँ पर मंगाया जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती थी, उन पे टैक्सेस बहुत ज्यादा यहाँ पर लगा देती थी। ऐसे ही जो हमारे एक्सपोर्ट वगैरह है, ठीक है, उन पे भी कई तरह के यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज लगती थी। तो यहाँ पर देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ड्यूटीज लगते थे उनको उनमें रिडक्शन की गई। एक्सपोर्ट पे तो बहुत ही कम ड्यूटी लगती है, इम्पोर्ट पे भी बहुत ज्यादा यहाँ पर कम लगते हैं, जिससे हमारा जो ग्लोबल ट्रेड है वो यहाँ पर एनकरेज हुआ। देखो जो अगर टैक्सेस कम लगेंगे तो जो हमारे एक्सपोर्टर है वो अपने सामान को बाहर के देश में, बाहर की इकोनॉमी में कम प्राइस पे बेच सकेंगे, ताकि और कम प्राइस पे बेच सकेंगे और वो कंपीट कर पाएंगे बाहर देश के ट्रेडर से। क्लियर है? ऐसे ही अगर इंपोर्ट पे रिडक्शन कम, जो हमारे इंपोर्ट ड्यूटी तो वो कम की जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स जो है यहाँ पर आएंगे, इंडिया में आएंगे, इंपोर्ट की जाएगी, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, जिससे जो है हमारी इकोनॉमी की भी यहाँ पर ग्रोथ होगी। उसके बाद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी वाज फॉर द लॉन्ग टर्म लिबरल एंड ओपन पॉलिसी वाज इन्फोर्स। ठीक है, जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसको लॉन्ग टर्म के लिए बनाया गया और साथ के साथ लिबरल बनाया गया। लिबरल का मीनिंग मैंने आपको बताया, जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम होते थे, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर कम होती थी। जब रिस्ट्रिक्शन कम है तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है हमारी कंट्री में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज इंक्रीज। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो बाहर वाले लोग हमारे इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसकी जो लिमिट थी उसको भी यहाँ पर इंक्रीज कर देगा। पहले क्या होता था कि कुछ यहाँ पर परसेंटेज फिक्स की जाती थी कि सिर्फ बाहर से आप किसी सेक्टर में जैसे 20% ही पैसा मंगवा सकते हो, पर उन्हें भी यहाँ पर जो है इंक्रीज कर दिया गया था। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इंक्रीजेस किए गए थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये हमारा क्या था, यहाँ पर हमने मेजर समझा
कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए कैसे थे, कैसे ले आए गए थे। हमने मेन चीजें देखी यहाँ पर, देखी इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब, उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म की ब्रांचेस देखी, मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमें क्या क्या किया था। अब क्या उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का हमारी कंट्री के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था, उनमें क्या ग्रोथ आई थी, हमने अलग अलग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए थे, उनको अब हम यहाँ पर डिटेल में करते हैं। अभी तो हमने ओवरऑल देखा कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि पूरी कंट्री में हमने क्या क्या यहाँ पर चेंजेस किए, लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की। अब हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि सेक्टर वाइज हमने क्या क्या चीजें चेंजेस ले आई और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ा हमारी उस सेक्टर पे। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा जो है क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में आप लोगों को पता है हमारा बैंकिंग सेक्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर का जो पार्ट है वो क्या है, हमारा बैंकिंग सेक्टर। तो इसमें रिफॉर्म ले आना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म ले आने के लिए यहाँ पर जो है बेसिकली दो कमेटी, नरसिम्हा कमेटी 1 और नरसिम्हा कमेटी 2 ले आई गई। उन्होंने कई रिकमेंडेशन की जिनको हमारी गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से हमारे बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा यहाँ पर चेंजेस आए, उनमें बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर ग्रोथ आई। तो उनको ही हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो हमारी नरसिम्हा कमेटी 1 आई थी वो आई थी हमारी 1992 में। ठीक है, उसके चेयरपर्सन कौन थे, एक कमेटी बनाई गई थी हमारी, उसके चेयरपर्सन कौन थे, एम.एन. नरसिम्हा, उन्हीं के नाम पर ये जो है कमेटी का नाम हमारा नरसिम्हा पड़ा है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन की थी जिनको जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है एक्सेप्ट किया, जिनकी वजह से हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आई। ठीक है, अब वो क्या क्या रिकमेंडेशन थी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी नरसिम्हा कमेटी थी इसने यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए बोला था। कैपिटल एडुकेसी में क्या होता था कि हमें कुछ अपनी कैपिटल का मिनिमम हिस्सा जो है अपने पास रिजर्व करके रखना पड़ता था अगेंस्ट द रिस्क वेटेड एसेट। ठीक है, जो भी हमारे पास रिस्क वेटेड एसेट होती थी उसका कुछ हिस्सा हमें जो है यहाँ पर मेंटेन करके रखना पड़ता, रिजर्व करके रखना पड़ता है, ताकि अगर बाई चांस वो हमारे जो एसेट्स हैं डूब जाते हैं, यानी कि वो लोन डूब जाते हैं, बैंक के लिए लोन्स ही एसेट होती है ना, डूब जाते हैं, तो हमें ज्यादा यहाँ पर लॉस का सामना ना करना पड़े, हम उसको सह पाए, उसके लिए हमारे पे फंड्स अवेलेबल हो। तो यहाँ पर कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को जो है फॉलो किया गया था और यहाँ पर 1994 में जाकर कम से कम, ठीक है, 8% तक है जो है यहाँ पर मेंटेन करने लग गई थी हमारी बैंक्स। क्लियर है आपको। तो बोला गया 8% और हम गवर्नमेंट ने उसको अप्लाई भी कर दिया। उसके बाद देखो प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो हमारी नरसिम्हा कमेटी थी, उसने बोला था कि कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है उनको कम करना चाहिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको माना था और उसे भी यहाँ पर कम किया था, जिसकी वजह से बैंक की काफी यहाँ पर ग्रोथ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको मीनिंग नहीं बताऊंगा, ये सिंपल सी बात है। हमने फाइनेंशियल सिस्टम जब किया था तो उसमें मैंने आपको डिटेल में नरसिम्हा कमेटी के बारे में बताया था, आपने वहां पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिर्फ देखेंगे कि उनका कौन कौन सी चीजें एक्सेप्ट की गई थी और उसका हमारी बैंकिंग सेक्टर पे क्या इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, उसके बाद देखो डी रेगुलेशन ऑफ लैंडिंग रेट्स। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थे, ठीक है, जिन पे बैंक जो है लैंडिंग करती थी उनको भी डी रेगुलेट कर दिया गया। अब उनके वो जो इंटरेस्ट रेट थे वो खुद मार्केट में अपने आप जो डिसाइड होते डिमांड और सप्लाई में। ठीक है, आरबीआई का कंट्रोल उसके ऊपर से यहाँ पर जो है वो काफी हद तक जो है खत्म हो गया था। उसके बाद डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए थे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऐसे ट्रिब्यूनल होते हैं जिनकी हेल्प से जो बैंक है उन्होंने जो भी लोन वगैरह दिया हुआ है उसको आसानी से बोरोवर से जो है वो रिकवर कर पाए। ठीक है, क्लियर है आपको। नॉर्मली अगर देखो, अगर कोई यहाँ पे डेट जो है डिफॉल्ट होता है, यानी कि कोई बोरोवर पैसे देने से मना करता है, तो बैंक को वहां जाना पड़ता था हमारा कोर्ट वगैरह में, वहां पे केसेस बहुत ज्यादा लंबे चलते थे। तो उनके लिए स्पेशली यहाँ पे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसकी हेल्प से जल्दी जो है निपटारा यहाँ पर हो सके, डेट की रिकवरी हो सके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सुपरविजन सिस्टम। ठीक है, तो नरसिम्हा कमेटी ने यह भी बोला था कि स्ट्रॉन्ग सुपरविजन सिस्टम होना चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया था। ठीक है, और जिसकी वजह से जो हमारे बैंक से वो और भी अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, क्योंकि निगरानी उस पर ज्यादा यहाँ पर रखी जा रही थी। उसके बाद एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट बैंक। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले प्राइवेट बैंक पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन थी, पर क्योंकि अब लिबरलाइजेशन ले आएगी, जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको कम किया गया, तो काफी जो हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद हमारे सेक्टर में जो है इंक्लूड हुई। क्लियर है आपको। तो ये हमारे नरसिम्हा कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन थे जिनकी हेल्प से हमारी जो बैंकिंग ग्रोथ है वो काफी ज्यादा यहाँ पर इनहांस हुई। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेकंड फेज ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फेज था जिसमें फर्स्ट कमेटी की हमने बात की। उसके बाद नरसिम्हा कमेटी सेकंड भी हमारी आई, सेकंड कमेटी आई जो कि आई थी 1998 में। इसके भी चेयरपर्सन हमारे यहाँ पे एम नरसिम्हा ही थे यहाँ पर। अब देखो ये जो कमेटी बैठाई गई थी वो किस लिए बैठाई गई, ताकि जो पहले हमने
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, यानी कि जो पहले रिकमेंडेशन दी थी उनको जो बैंकिंग में अप्लाई किया था उसको मॉनिटर करने के लिए, क्या उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा रहा है बैंकिंग सेक्टर में या फिर नहीं। क्लियर है, अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी है तो उसको रिमूव किया जाए ताकि और अच्छे से जो हमारी पॉलिसीज वगैरह उसको इंप्लीमेंट की जाए। ठीक है, तो निगरानी करना यहाँ पर मेन मोटिव था किसका, हमारा इस कमेटी का मीनिंग। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब इसमें भी कुछ रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है, और उनको भी यहाँ पर फॉलो किया गया था। सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या है, डीरेगुलेशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग। ठीक है, जो ब्रांच लाइसेंसिंग है, मतलब जो बैंक यहाँ पर जब भी नई ब्रांच खुलेगा तो उसे लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें यहाँ पर रिड्यूस करने की बात यहाँ पर की गई थी। उसके बाद प्रूडेंशियल नॉर्म्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस कमेटी ने यह भी डिस्क्लोज किया था कि कुछ प्रूडेंशियल नॉर्म्स होने चाहिए जिनको फॉलो करेगी बैंक जब भी वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ऐसे ही कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी थी कि जो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, जो भी वो ट्रांजेक्शंस करेंगे, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। उसके बाद कैपिटल एडुकेसी पर फिर से बात की गई थी। ठीक है, पहले 8% बोला गया था, अब यहाँ पर 9% जो है यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड कमेटी की कुछ यहाँ पर जो है यहाँ पर रिकमेंडेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर कि ये जो रिकमेंडेशन दी थी हमारी सेकंड कमेटी में, उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक में क्या यहाँ पर सुधार है, क्या क्या बैंक को यहाँ पर अडॉप्ट करना पड़ा, यानी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन यहाँ पर मानी नरसिम्हा कमेटी की 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रूडेंशियल नॉर्म रिफॉर्म्स। ठीक है, प्रूडेंशियल रिफॉर्म्स का मतलब कि जो यहाँ पर सजेस्ट किया गया था कि कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, वो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। और बैंक्स जब भी अब बैंकिंग ऑपरेशन करेंगे तो उन्हें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना जरूरी होगा, उनके अकॉर्डिंग ही वो जो है यहाँ पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखो प्रूडेंशियल नॉर्म्स इंक्लूड द फेज इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रूल्स। ठीक है, तो इस प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंडर जो बैंकिंग थी वो क्या करती थी, इंटरनेशनल लेवल पे जो बेस्ट रूल्स एंड प्रैक्टिसेस थे, प्रोविजन थे रिगार्डिंग द बैंकिंग, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करना। अब आप लोगों को पता है कि जो बेसल कमेटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है, जिसको फॉलो करके जो बैंकिंग सेक्टर है उनको यहाँ पर उनकी ग्रोथ की जा सकती है। तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन था उनको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखो इसी जो हमारा प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी बैंक्स है वो यहाँ पर रिस्क वेटेड कैपिटल एडुकेसी जो है मेंटेन करने लगी थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, रिस्क वेटेड एसेट के अगेंस्ट ही यहाँ पर जो है कैपिटल का कुछ हिस्सा जो है हमें रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो इन्हीं प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये अब यहाँ पर बैंक्स जो है मेंटेन करने लग गई थी। यहाँ पर अकाउंटिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाता था, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अकाउंटिंग की जाती थी, जिसकी हेल्प से बैंकिंग में जो फ्रॉड्स होते थे उनको यहाँ पर कम किया जाने लग गया था। ठीक है, उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क। अब जब भी कोई लोन वगैरह दिया जाता तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की जाती थी, रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता था, इसमें कितना रिस्क वगैरह जो है इन्वॉल्व है। क्लियर है आपको? क्लियर है। तो ये कुछ नॉर्म्स है, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, जिनको बैंक फॉलो करती थी जब भी वो अपने बैंकिंग ऑपरेशन को यहाँ पर करती थी। क्लियर। देखो यहाँ पर सुपरवाइजरी नॉर्म रिफॉर्म्स, ठीक है, सुपरवाइजरी रिफॉर्म्स भी यहाँ पर ले आए गए, जिसके अंडर बैंक को यहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए यहाँ पर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर बनाई। इस रिफॉर्म्स का मेन मतलब क्या था कि बैंक को अच्छे तरीके से यहाँ पर सुपरवाइज किया जा सके, ताकि वो अपनी मनमानी ना करे और वो जो है कंट्री के अकॉर्डिंग कंट्री के डेवलपमेंट में यहाँ पर अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर एक बॉडी बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ठीक है, जिसको 1994 में बनाया गया था। इसका मेन काम क्या था, यहाँ पर जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर जो हमारी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी सुपरविजन करनी। क्लियर है आपको? क्लियर है। और इसी बोर्ड के अंडर, ठीक है, इसी बोर्ड के अंडर जो हमारा आरबीआई है वो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको यहाँ पर जो है रेगुलेट करता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर रिकास्टिंग ऑफ द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स एंड इंक्रीज द इंटरनल कंट्रोल थ्रू स्ट्रेंथनिंग द इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो सुपरवाइज के अंडर अब देखो यहाँ पर ऑडिटिंग पे भी फोकस किया गया। ऑडिटिंग का मतलब मैं आपको सिंपल समझा दूं, यहाँ पर ऑडिटिंग का मतलब है चेकिंग करना, ठीक है, जो यहाँ पर बैंक काम कर रही है, ठीक है, जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही है क्या वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उसकी चेकिंग करने को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑडिट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑडिटिंग दो तरह की होती है, कि स्टैट्यूटरी ऑडिट जिसमें जो लॉ होता है वो यहाँ पर किसी पर्सन को यानी कि गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है बैंक की निगरानी करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, एक हमारा इंटरनल ऑडिट भी होता है जिसमें बैंक खुद ही चेक करता है कि कोई इंटरनल लेवल पे किसी तरह की फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये दो तरह के ऑडिट पे जो है फोकस किया गया, इनको यहाँ पर इंक्रीज किया गया कि हमें ऑडिटिंग पे भी यहाँ पर ध्यान देनी है, ताकि जो हमारे बैंक के सुपरवाइज यहाँ पर बैंक को अच्छे तरीके से कर सके। उसके बाद देखो यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इनहांस ड्यू डिलिजेंस। ठीक है, इनहांस ड्यू डिलिजेंस क्या होता है, इसके अंदर जो बैंक्स होती हैं
हैं वो यहाँ पर प्रॉपर मॉनिटर करते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाता है, कोई वो अनऑथराइज एक्टिविटी तो यहाँ पर नहीं कर रही है। क्लियर है आपको? तो ये हमारे थे यहाँ पर सुपरवाइजरी नॉर्म्स। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको ये दो नॉर्म्स क्लियर है। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको ये दो नॉर्म्स क्लियर है, ताकि नेक्स्ट हम यहाँ पर कंपटीशन रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पर पढ़ें। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए क्या आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर कंपटीशन रिफॉर्म्स, ठीक है। अब ये कंपटीशन रिफॉर्म्स क्या थे? जनरली हमारे जो बैंकिंग सेक्टर था उसमें कंपटीशन को लाना मतलब कंपटीशन रिफॉर्म्स, मतलब कि कंपटीशन रिफॉर्म्स के अंडर हमने क्या किया यहाँ पर, और यहाँ पर बैंक्स को इनवाइट किया, चाहे वो फॉरेन की बैंक्स थी चाहे वो इंडियन ही बैंक्स थी, उनको इनवाइट किया कि आप जो है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में आओ, अपना बिजनेस करो। जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में कंपटीशन अराइज हो गया, ठीक है। अब देखो कंपटीशन के दो फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कंपटीशन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फायदा होता है, ठीक है, एडवांटेज होता है, वो क्या होता है? कंपटीशन की वजह से ना जो हमारी क्वालिटी होती है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मान लो एक ही बैंक है तो वो अपनी मर्जी से काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि सर्विसेज तो यहीं से ली जाएंगी, और कोई बैंक तो यहाँ पर है ही नहीं, तो ये ना अपनी ग्रोथ पे, इंप्रूवमेंट पे, क्वालिटी पे कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं देगा। पर इसी की जगह पे अगर यहाँ पर और हमारे यहाँ पर बैंक्स खुल जाती हैं, तो यहाँ पर देखो इसको फिक्र हो जाएगी कि अगर मैंने अब अच्छे से काम नहीं किया, अगर मैंने अच्छी सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की, तो अब जो है हमारे कस्टमर इनके पास चले जाएंगे। तो इसीलिए कंपटीशन को इंक्रीज किया गया, कंपटीशन इन्फॉर्म के अंदर कंपटीशन को इंक्रीज किया गया, ताकि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो, उसमें क्वालिटी आए, वो जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनमें इनोवेशन ले आए गए। क्लियर है आपको? क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स फॉर एंट्री ऑफ इंडियन प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन एंड ज्वाइंट वेंचर बैंक्स इन एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे देखो कंपटीशन में बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा बैंक्स आए, ठीक है, वो अपना बिजनेस करें। पर ऐसा भी नहीं है कि ऐसे ही बुला लिया मतलब कि आओ बिजनेस करो, ऐसा नहीं है। जब उनकी एंट्री की जाएगी तो ट्रांसपेरेंट नॉर्म्स, ट्रांसपेरेंट का मतलब कि सब कुछ साफ हो, कोई भी चीज लुकी ना हो, ठीक है, कोई भी चीज छुपी ना हो, सब कुछ साफ तरीके से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही यहाँ पे जो है प्राइवेट बैंक, इंडियन प्राइवेट बैंक हो चाहे फॉरेन बैंक हो, उनको बैंकिंग सेक्टर में जो है एंट्री दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद देखो परमिशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या मतलब कि बाहर वाले लोग जो हमारे इंडिया में जो है इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो पहले होता था, पहले इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं थी, पर अब क्या है कि अब जो है कोई भी बाहर का पर्सन जो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है, मार्केट को अच्छा करने के लिए भी यहाँ पर कुछ चेंजेस ले आए गए, जैसे कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट था उसको यहाँ पर जो है चेंज किया गया, मतलब कि अब बैंक खुद ही से यहाँ पर डिसाइड करेगी। उसके बाद देखो जो CRR था, SLR था, उसको भी यहाँ पर जो है रिड्यूस किया गया, ताकि जो हमारी बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जो है पार्टिसिपेट करे, उनके पास ज्यादा फंड्स अवेलेबल हो, वो अपना खुद से यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड करे। क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल एंड लीगल रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बात की कंपटीशन की बात की, ठीक है, हमने यहाँ पर जो मार्केट की बात की। अब देखो कुछ लीगल रिफॉर्म्स भी ले आने की जरूरत है, मतलब कि अगर हमने यहाँ पर बाहर वालों को अप्लाई किया है, मतलब कि फॉरेन बैंक्स को अलाउ किया है, ठीक है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया है, तो उनको रेगुलेट करना जरूरी है, उनको मॉनिटर करना जरूरी है, नहीं तो वो फिर अपने बारे में ही सोचेंगे और कंट्री की ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ कम होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशन भी बनानी जरूरी थी जो कि लीगली रेगुलेट कर पाए हमारी ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है। तो यहाँ पर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट जो है इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर बनाएगी जो कि हेल्प करती थी। ऐसा भी नहीं है, इनका देखो जो रेगुलेशन की जाती है वो किस लिए की जाती है, एक तो क्या है कि वो कोई अनऑथराइज काम ना करे, दूसरा क्या है कि उसकी ग्रोथ की जाए, ठीक है। हम जो यहाँ पर जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो जब भी हमें पढ़ाते तो हमें लगता था कि हम पे हुक्म चला रहे हैं कि ये करो वो करो, पर वो हमारी ग्रोथ के लिए यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे इंस्टीट्यूशन और लीगल रिफॉर्म्स है रेगुलेट करने के साथ साथ हमारे ग्रोथ में भी काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो इसके अंडर हमने काफी सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बनाए, जैसे कि लोक अदालत हो गई, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होगी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई,
गई, सेटलमेंट एडवाइजरी कमेटीज हो गई, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म हो गया। ये काफी अच्छी चीजें जो है इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पर स्थापित की गई, जिसका जो है हमारे फाइनेंशियल सेक्टर पे काफी इंपॉर्टेंट जो है इफेक्ट यहाँ पर पड़ा। ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। ठीक है, उसके बाद देखो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो एडॉप्शन ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है। तो यहाँ पर देखो पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि ये सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ पर देखो जब बैंक लोन देती है ना, तो उसके पास जो लोग लोन लेते हैं बैंक के पास से, वो अपनी कोई एसेट को यहाँ पर गिरवी रख देते हैं एज अ सिक्योरिटी बैंक को। ठीक है, तो बैंक के पास काफी जो है एसेट्स वगैरह जो है पड़ी होती हैं, एज अ कोलैटरल यहाँ पर पड़ी होती है, सिक्योरिटी पड़ी रहती है। ठीक है, पर बैंक उसको यूज नहीं कर सकता, मतलब उनको बेच वगैरह नहीं सकता, जिसकी वजह से बैंक के पास फंड्स की कमी होती है। तो उसी को ठीक करने के लिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन का यहाँ पर जो है मोटिव लाया गया। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन में देखो क्या होता है, जो बैंक्स है, ठीक है, वो अपनी एसेट्स को जो है एक कंपनी होती है जो सिक्योरिटाइजेशन करती है, उनको बेच के उनसे जो है फंड रेज कर सकती है। मतलब कि ये जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट करके, सिक्योरिटी क्या होती है, फाइनेंशियल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कन्वर्ट करके जो है मार्केट में बेचा जाता है, और जिससे जो है हमें जो है फंड रेज होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो एक लैंड था। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक जो हमारी बैंक थी उसके पास यहाँ पर लैंड था, एक कंपनी आई, उसने बैंक से ये लैंड जो है ले लिया, मतलब कि पूरा खरीदा नहीं, सिर्फ ले लिया, और कंपनी ने क्या किया, इसके बदले में कुछ पैसा यहाँ पर जो है बैंकिंग कंपनी को दे दिया। अब ये कंपनी क्या करती है, इस लैंड को गिरवी रख के, यानी कि इस लैंड को दिखा के कि हमारे पास इतने लैंड है, इसके बेस पर जो है सिक्योरिटीज वगैरह इशू कर देती है, शेयर्स वगैरह इशू कर देती है। ठीक है, जिससे यहाँ पर फंड जो है वो मिल जाते हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। अब रिकंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है, इसमें कंपनीज क्या करती हैं, जो बैंक की एसेट्स होती हैं, एसेट्स कौन सी, एनपीएस, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होती हैं, जो डूब चुकी होती हैं, जिसका पैसा बैंक के पास नहीं आना होता है, उनको जो है यहाँ पर खरीद लेती है, ताकि जो बैंक के ऊपर से एनपीए का जो बर्डन है वो यहाँ पर रिड्यूस हो सके। तो ये दो चीजें यहाँ पर जो है वो ले आई गई थी। क्लियर है आपको। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमारा सरफेसी एक्ट है वो भी ले आया गया था। ठीक है, इसकी हेल्प से अब जो रिकवरी होती थी, डेट की रिकवरी होती थी, और वो और भी फास्ट यहाँ पर जो है होने लगी थी। क्लियर है। उसके बाद क्रेडिट ब्यूरो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो बनाया गया था। इस ब्यूरो का मेन काम क्या था, जो बोरोवर्स है, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बैंक्स को, कि किन किन बोरोवर्स ने कितना कितना लोन लिया था, उन्होंने कितना डिफॉल्ट किया, कितना उन्होंने रीपेमेंट किया, कितना ये अच्छा है, इनकी क्रेडिट रेटिंग्स कैसी है, वो सब प्रोवाइड की जाती है किसको, बैंक्स को, जिससे बैंक जो है अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही यहाँ पर लोन वगैरह देता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो ये जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड था, वो बेसिकली क्या करता था, मनी मार्केट के लिए काम करता था। जो भी हमारा मनी मार्केट में ट्रेड होता था ना, सिक्योरिटीज बेची खरीदी जाती थी, उसको फैसिलिटेट करता था। इसकी हेल्प से हम आसानी से मनी मार्केट में जो ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ पर कर पाते थे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ठीक है, यहाँ पर एक नई स्कीम ले आएगी जो कि 1995 में ले आई गई थी। अब इसका काम क्या था, ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन था, इसका यहाँ पर काम क्या होता था, जो भी ग्रीवांसेस होते थे, जो कस्टमर होते थे, ठीक है, उनका जो भी झगड़ा वगैरह होता था बैंक से, कि बैंक हमारी ये बात नहीं सुन रही, हमें ये सर्विस नहीं दे रही, इसने हमारे साथ ये फ्रॉड किया, ठीक है, इस तरह के जो झगड़े होते थे, ग्रीवांसेस होते थे, वो जो है यहाँ पर सॉल्व करता था कौन, हमारा यहाँ पर बैंकिंग ओम्बड्समैन। क्लियर आपको। तो यहाँ पर देखो बैंक क्लाइंट्स टू रिजॉल्व द ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए जो है ये स्कीम जो है ले आई गई थी। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड भी यहाँ पर 2016 में ले आया गया था। इससे हम जो है, जो बैंकरप्सी से रिलेटेड इश्यूज होते थे, ठीक है, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड इश्यूज होते थे, उसको हम इजिली यहाँ पर जो है सॉल्व कर पाते थे। इसमें बेनिफिट क्या होता था कि इसकी हेल्प से हम आसानी से किसी भी को भी बैंकरप्ट, ठीक है, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर पाते थे, बैंक्स डिक्लेयर कर पाती थी, ताकि उनसे जो है रिकवरी की जाए। क्लियर है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बात की, हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में जो है बात कर लिया। उसके बाद देखो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी कई सारे यहाँ पर रिफॉर्म्स में आए। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहले मीनिंग समझा दूं, यहाँ पर ऐसा मार्केट जहां पर हम फॉरेन करेंसी को खरीदते या फिर बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की काफी ज्यादा यहाँ पर कमी हो गई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसमें भी कई तरह के रिफॉर्म्स यहाँ पर ले आने थे, ताकि जो फॉरेन करेंसी है उसको यहाँ पर, उसके ट्रेड को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके, और हमारे पास फॉरेन करेंसी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आई। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्या काम किया गया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में फेरा भी कहते हैं, 1993, उसको रिप्लेस किया गया किसके साथ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, यानी कि 1993 तक, ठीक है, पहले हमारा जो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता था वो कौन करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट।
यानी कि हमारी कंट्री में कहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आएगा, कितना फॉरेन करेंसी कब जाएगा, इंपोर्ट कितने किस इंपोर्ट पे हमें फॉरेन एक्सचेंज जो पे करना है, ठीक है, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको फॉरेन एक्सचेंज देना है कि नहीं देना है, ये कंट्रोल कौन करता था, हमारा यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा, ठीक है। अब ये जो फेरा था ना, उसकी उसकी सोच क्या थी, मतलब कि वो कैसे कंट्रोल करता था, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बचा के रखना चाहता था फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि ना वो बहुत सारे रेगुलेशंस लगाता था, मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगाता था कि ताकि जो हमारी फॉरेन करेंसी ना हमारे पास ही रहे, हमारे देश से उसका फ्लो जो है बहुत ज्यादा ना हो। जब किसी कंपनी को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती तो कंपनी को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे, कई रिस्ट्रिक्शन जो है वो देखनी पड़ती थी। क्लियर है? तो इसी चीज को दूर करना था, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर था, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो इसी को रिमूव करके यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लिया गया। अब नाम से आपको पता लग रहा होगा, ये रेगुलेशन है यानी कि रेगुलेट करना, ये क्या है, मैनेजमेंट। अब इसमें क्या था, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट था वो रेगुलेट नहीं करता था। रेगुलेट ना करने का मतलब कि अननेसेसरी के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता था, वो ये कोशिश नहीं करता था कि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में रहे, ऐसा नहीं करता था। ये क्या करता था, उसको मैनेज करता था, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करता। मैनेज करने का मतलब कि सही तरीके से फॉरेन करेंसी हमारे देश से बाहर जाए और ज्यादा से ज्यादा करेंसी हमारे पास आए। क्लियर है आपको? तो ये कोशिश करता था कि फॉरेन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन है उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आए। पर फॉरेन एक्सचेंज जो रेगुलेशन एक्ट था वो क्या करता था कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को कम करता था। क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो, ऑथराइज डीलर्स परमिटेड टू इनिशिएट ट्रेडिंग पोजीशंस, बोरो, इन्वेस्ट इन ओवरसीज मार्केट। ठीक है, तो इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले कि जो हमारे अदर पार्टिसिपेंट थे गवर्नमेंट के अलावा, उनको पहले तो एंट्री दी नहीं जाती थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, एंट्री दी नहीं जाती थी, वो फॉरेन एक्सचेंज से डील नहीं कर सकते थे। अगर दी भी जाती थी तो काफी रिस्ट्रिक्शंस होती थी जिनकी वजह से वो कर ही नहीं पाते थे काम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो ऑथराइज डीलर्स थे उनको यहाँ पर परमिशन दे गई है। अब वो आसानी से जो है ओवरसीज मार्केट यानी कि फॉरेन में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहां से जो है किसी भी तरह का फंड जो है वो बोरो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बैंक्स आर आल्सो परमिटेड टू फिक्स इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मीनिंग बता दो, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट का मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है, वो जब इंडिया में पैसे भेजते हैं ना तो उन्हें एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ठीक है, उन अकाउंट में जो पैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट। ठीक है, तो बैंक को यहाँ पर परमिट कर दिया गया कि आप जो है इस डिपॉजिट पे भी जो है यहाँ पर इंटरेस्ट लगा सकते हो, जिससे आपके पास यहाँ पर फॉरेन करेंसी यहाँ पर आएगी, ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है? उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा परमिशन टू वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में और भी पार्टिसिपेंट को यहाँ पर जो है बता दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है जो कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में किए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, अब जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है हमारा यहाँ पर हमारे देश की इकोनॉमी का। ठीक है, तो इसमें भी काफी रिफॉर्म्स यहाँ पर जो है करने की जरूरत थी। तो फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम यहाँ पर इंश्योरेंस रिफॉर्म जो है वो कर पाए। फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट अब हम इंश्योरेंस सेक्टर में भी यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ पर रिफॉर्म्स है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर एक एक्ट पास किया गया, पहला जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था। अब देखो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आप देखोगे, ठीक है, आपने यहाँ पर देखे तो क्या था कि यहाँ पर हमें क्या करना था, नई बॉडीज बनानी थी कि जो कि अच्छे तरीके से इनको मैनेज कर पाए। तो ऐसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में भी रिफॉर्म ले आने के लिए सबसे पहले देखो क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को भी हमने अलाउ किया कि आप भी यहाँ पर आओ, है ना। साथ ही साथ अब उन्हें रेगुलेट करना भी जरूरी था। तो यहाँ पर हमारा जो है इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट पास किया गया 1999 में। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या था कि जो इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर थे उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब उनको रेगुलेट कर, ठीक है, उनकी फंक्शनिंग जो है उनको रेगुलेट करना, ताकि जो हमारे यहाँ पर पॉलिसी होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको किसी भी तरह का फ्रॉड का सामना ना करना पड़े, और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करें। सिंपल देखो, रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करे। ऐसा ना हो कि वो अपना बेनिफिट करने के लिए जो हमारे पॉलिसी होल्डर्स है उनके साथ फ्रॉड करना यहाँ पर शुरू कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना जरूरी था, जिसके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट एक्ट इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999
1999 जो है वो ले आया गया था। इसका मेन पे रेगुलेशन करना था और डेवलपमेंट भी यहाँ पर करना था। क्लियर है। इसी के साथ डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक है, डोमेस्टिक लेवल पे कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको यहाँ पर बोला गया कि आप भी इंश्योरेंस सेक्टर में जो है आओ और अपना बिजनेस यहाँ पर करो। साथ के साथ यहाँ पर प्राइवेट जो हमारी फॉरेन कंपनीज थी, ठीक है, जो हमारे फॉरेन कंपनीज थी उनको भी यहाँ पर जो है इन्वाइट किया गया कि आप भी हमारी इकोनॉमी में जो है यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट करो, ठीक है। और यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी एक्सेप्ट किया गया इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट का मीनिंग यहाँ पर समझा दो, जहां पर हमारे जो शेयर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो हमारे शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रेड किए जाते हैं, वो हमारा क्या है यहाँ पर कैपिटल मार्केट है। अब इसमें भी कई तरह के यहाँ पे जो है रिफॉर्म्स ले आने थे। तो इसको रिफॉर्म ले आने के लिए सबसे पहले जो काम किया गया वो देखो यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ले आया गया, जो कि 1992 में बना था। अब यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा सेबी है, जिसको हम शॉर्ट सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट में सेबी भी कहते हैं, वो जो इस्टेब्लिश हुआ था वो हमारा 1988 में हुआ था। यानी कि वो बना कब था, 1988 में। पर इस समय वो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था, मतलब उसके पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं थे कि वो जो है कैपिटल मार्केट को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल मार्केट में रिफॉर्म ले आने के लिए 1992 में जाकर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी को एक स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया। स्टैच्यूटरी बॉडी देखो क्या होती है, जिसको बनाने के लिए हमें एक स्पेशल पार्लियामेंट में एक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको पास करने के लिए हमारा जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 पास किया गया था, जिसके अकॉर्डिंग जो अब हमारा सेबी था वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया था और उसके पास अब इतने पावर्स थे कि वो जो है कैपिटल मार्केट को अच्छे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर पाए। और आज के समय में आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी जो सेबी है उसका हमारे कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छा खासा कंट्रोल है। हमारा जो कैपिटल मार्केट है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसका रीजन भी यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर सेबी है। क्लियर है। इसी के साथ 1992 में जो हमारा यहाँ पर कैपिटल स्टॉक मार्केट था, ठीक है, वो इंडिया के लिए तो पहले से ही ओपन था। फिर उसके बाद जो फॉरेन है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर अलाउ कर दिया गया कि आप भी स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्ट करो। उसके साथ यहाँ पर देखो लिबरलाइजेशन ले आएगी। अब लिबरलाइजेशन का मीनिंग आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो यहाँ पर जो है हटाएगी। तो यहाँ पर आप चीज एक देखोगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म में बेसिकली देखो क्या था। अगर आप यहाँ पर मैं कंक्लूड करूँ सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, सबसे पहले देखो यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसे लिबरल बनना था, यानी कि जो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाना था, ठीक है, उसको कम से कम रखना था, कम से कम रिस्ट्रिक्शंस रखनी थी। उसके बाद जो हमारा इकोनॉमी थी उसको ओपन करना था बाहर अदर कंट्रीज के लिए, ताकि वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट जनरली क्या करती थी, जब भी उन्हें कोई चीज़ रोकनी होती थी तो वो क्या करती थी, या तो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती कि भाई आप आ ही नहीं सकते, या फिर क्या इतने रूल्स एंड रेगुलेशन बना देती थी कि कोई पर्सन वहाँ पे जा ही नहीं पाता था। क्लियर है। तो यही सब चीज़ों को हटाने की यहाँ पर ज़रूरत थी, जो कि 1991 में जाकर इंडिया ने हटाई भी, और इसमें जो है इंडिया ने जो है सक्सेस भी पाई। उसके बाद जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो पटरी पे वापस आ गई। अब उसी स्पीड से और भी ज़्यादा स्पीड से जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है होने लगी, ठीक है। ये जो मेजर इम्पैक्ट था हमारी कंट्री में, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। इससे हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छी हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ ली है। मैंने आपको हर एक डिटेल जो है यहाँ पर डिटेल में बताने की कोशिश की कि कौन कौन सी यहाँ पर बॉडीज बनाई गई, कौन कौन सी यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटाया गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।